साथियों आदाब, मैं हूं डॉक्टर शुजात अली कादरी और आप देख रहे हैं मिलने डायलॉग। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में। 14 और 15 मई को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और जैसा कि उम्मीद थी ये बैठक बिल्कुल बेनतीजा रही। बेनतीजा इस सेंस में कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकल के सामने आया। याद होगा दोस्तों, इससे पहले जो भारत ही में विदेश मंत्रियों की मीटिंग यानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग पिछले महीने हुई थी, उनमें भी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के नहीं आया था। ऐसे में उम्मीद लगाया जा रहा था कि भारत के लिए एक चैलेंज होगा कि वो विदेश मंत्रियों की मीटिंग में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट ले आए। पर हम बाद में बात करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। आइए हम पहले नज़र डालते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में। क्या है, कितनी कैपेसिटी है, क्यों बनी। साथियों, सबसे पहले BRIC ये शब्द को वजूद में आया 2001 में। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जिम ओनील। उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को ईजाद किया और वहीं से ब्रिक्स की कवायद शुरू हुई और ब्रिक्स से ब्रिक्स आता है 2010 में, जब इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ जाता है। साथियों, ब्रिक्स बनाने का असली मकसद क्या था? असली मकसद ये था कि जिसको तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उन देशों का एक समूह बनाना और जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसमें अमेरिका की बादशाहत है, डॉलर का वर्चस्व है, वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर जो संस्थाएं हैं जो डोमिनेट करती हैं, इनके वर्चस्व को कम करना और उसके मुकाबले में एक अल्टरनेट व्यवस्था का स्वरूप देना जिसमें डॉलर पे डोमिनेंस कम हो, वर्ल्ड बैंक का जो एक वर्चस्व है, IMF का जो एक रोल है, अमेरिका का जो रोल है, इसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम किया जाए। इसी वजह से पहले ब्रिक बना और फिर जब 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ज्वाइन होता है तो ये ब्रिक्स हो जाता है। साथियों, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। दुनिया का करीब करीब हर दूसरा आदमी इन्हीं देशों में रहता है। यानी ब्रिक्स कंट्रीज़ की ग्लोबल पॉपुलेशन की 45% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज़ में रहती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दुनिया में, उनका करीब अच्छा खासा इन्हीं कंट्रीज़ में पाया जाता है। चूँकि इसमें रशिया है, इसमें ईरान है, इसमें UAE अभी शामिल हुआ है, ईरान भी शामिल हुआ है। तो जो ऑयल के ज़खायर हैं, जो गैस के ज़खायर हैं, वो इन्हीं ममालिक के पास हैं। ऐसे में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी भरमार है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल हैं। हिंदुस्तान में प्लेटिनम, गोल्ड, ये सारे कोल की जो है यहाँ पे ज़खायर हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के पास में पॉपुलेशन है, नेचुरल ज़खायर हैं। उसके अलावा जो ग्लोबल GDP है उसका करीब करीब 35% ग्लोबल GDP का इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है। और आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें, फैक्ट कि जो G7 कंट्रीज़ की GDP है उससे ज़ायद GDP इस ब्रिक्स कंट्रीज़ की है। तो ऐसे में इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा आपको लगा सकते हैं कि अगर जिन मकासद को लेकर ये बना था उन मकासद को लेकर अगर ये चले तो कितना इसके अंदर पोटेंशियल है और पूरे दुनिया को रीशेप कर सकता है। और जो अमेरिका की बादशाहत है, अमेरिका की जो एक पूरे दुनिया के अंदर धौंस जमाने वाली प्रवृत्ति है, उस पर रोक लगाया जा सकता है। अब आइए जरा हम बात करते हैं कि जो भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 14 और 15 मई को बैठक होती है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर बड़े ही उत्साह के साथ सभी विदेश मंत्रियों का स्वागत भी करते हैं। और फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी विदेश मंत्रियों के साथ में एक फ़ोटो भी लिया और वो मीटिंग में आए। चाइना की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, वहाँ के विदेश मंत्री नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह पर भारत में जो उनके राजदूत हैं उन्होंने उनको भेजा। तो इससे चाइना का एक किरदार समझ में आता है कि वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे कई जो रीज़न सामने आया है, दिया जा रहा है, उसका ये है कि उन्हीं दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए हुए थे और उनको वहाँ रहना था, इस वजह से नहीं आए।
तो ये एक बात हुई। अब आइए बात कहाँ पे अड़ गई जिसकी वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी पिछले सालों में इस ब्रिक्स में ईरान भी आया है और यूएई भी शामिल हुआ है। ये दोनों मुल्क जब से ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जंग हुई, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, बहुत ही ज़ाहिरी तौर पर ख़िलाफ़ हैं। तो इसमें इस बात को लेकर के जो पैरा 26 है, जिसमें फ़लस्तीन का जिक्र था, यहाँ यूएई और ईरान को लेकर मतभेद थे। इसी तरीके से पैरा 29 में रेड सी और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई थी। वहाँ पर भी ईरान और यूएई के बीच में क्लियर जो है वो मतभेद नज़र आए। यूएई चाहता था कि यानी फ़लस्तीन पर जो जुमले इस्तेमाल किए जाएं उसमें इजराइल को थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट ना किया जाए। और मुझे लगता है कि जो भारत का रुख भी कुछ इसी तरीके से है कि इजराइल के लिए जिन जुमलों का इस्तेमाल किया जाए वो बहुत ही क्लिनिकल होने चाहिए। इजराइल पर कोई ज़्यादा हार्श जुमलों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि ब्रिक्स कंट्रीज़ यहाँ पर जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आता है वो आपसी रजामंदी और सबकी आम सहमति से आता है। अगर आम सहमति नहीं बन पाती है तो फिर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता है। तो वही हुआ कि यूएई और ईरान के बीच में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आए। आपस में एक दूसरे कंट्रीज़ ने एक दूसरे पर यानी जो डिप्लोमेटिकली प्रेशर डालना था वो किया, और फिर हमने देखा कि नतीजा यानी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया। ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज था जिसमें भारत बिलाखिर कामयाब नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि इसी साल जो सितंबर में राष्ट्राध्यक्षों की ब्रिक्स मीटिंग होने वाली है, जिसमें ब्रिक्स ममालिक के राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने की उम्मीद है, वो आते हैं तो क्या होता है, क्या तब भी ये मीटिंग बेनतीजा रहती है या इसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आता है। देखिए, ब्रिक्स के बारे में दो अहम बातें जो अभी की जा रही हैं, उसमें लोग जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिक्स के जानकार हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ब्रिक्स का मकसद वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करना था, लेकिन भारत इस ऑब्जेक्टिव से, इस एम से, जो मकसद था, उद्देश्य, वो पीछे हट रहा है। वो अमेरिका को खुश कर रहा है, वो इजराइल को खुश कर रहा है, और जिस मकसद के लिए बना था उसी मकसद को डिफीट करने में लगा हुआ है। भारत के ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। भारत को अब सोचना होगा, समझना होगा, और इसी साल जो राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग होनी है उसमें अपने आप को किस तरीके से वो प्लेस करता है, और जो ये बातें लोग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है, ये देखना होगा।